हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सरोज सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। जैसा कि आपको याद है, हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ग्रेविटी वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम, जो अभी प्रेजेंट में 9th क्लास के सिलेबस में भी है। तो जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स के भी ये न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी एग्जाम में भी ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को पहले से हाफ यानी आधा कर दिया गया। अब अपन को ये बताना है कि उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, शॉर्टकट में से लिख देती हूं मैं, आप समझ जाना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी एम M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। इसे हम डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। यानी देखो, ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। जहां पर जो G है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है। M1 और M2 उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास होता है जिनके बीच ग्रेविटी वर्क कर रही है, और D उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है। अब अपन से क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। यानी जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, इसको डी डैश मान लेते हैं, क्योंकि पहले अपन ने डी माना तो हम इसको डी डैश मान लेते हैं। डी डैश पहले की तुलना में क्या रहेगी, जो पहली थी उससे अभी आधी हो गई, ठीक है, यानी हाफ रह गई है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, उसमें D की जगह D अपॉन 2 रखना है बस, और इसको सोल्व करना है और ये पता लगाना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो पहले की कंपैरिजन में कम आया, ज्यादा आया, बराबर आया या कितना आया, बस वो करना है। तो देखो, अगर D इक्वल टू हाई हो जाएगा देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो F को आप यहाँ F डैश लिख लें, क्योंकि F तो ऑलरेडी है। अब डिस्टेंस आधी करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो D की जगह अब D आधी हो गई, तो D अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हम बाकी का क्वेश्चन इधर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको आप सोल्व करेंगे, F डैश इक्वल टू ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन D अपॉन 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो, इसका स्क्वायर कर दिया आपने तो ये हो जाएगा। अब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा इधर, तो इसको अपन इधर यानी आगे लिख सकते हैं चाहे तो, 4G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आया आपका F डैश। अब देखो, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखो तो यहां से G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर किसके इक्वल है, F के इक्वल टू, यानी पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ये था, अब ये पहले से कितना हो गया, 4 गुना। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F डैश इक्वल टू ये 4 और G M1 M2 डी स्क्वायर, G M1 M2 डी स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या रख देंगे, F। क्या रख देंगे, इसकी जगह F रख देंगे। तो देखो, ये वाला जो आपके पास आया है स्टेटमेंट या जो इक्वेशन आई है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब पहले ये केवल G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर था, अभी कितना हो गया, 4G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। यानी अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधी कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे, लिख देना, यदि दूरी
आदि कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं हम। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि 2 ऑब्जेक्ट है जिनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। इन दैट केस यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। और देखो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आपको पता है। अब अपन ने क्या करा, जैसा कि कंडीशन आपको दे रखी है कि जो डिस्टेंस है वो पहले से हाफ कर दी, क्योंकि पहले डी थी तो अब डी हाफ कर दी, डी अपॉन 2 हो गया। अब हमने क्या करा, जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो आपको बताना था कि वो पहले के कंपैरिजन में उसका क्या होगा, किस तरह से वो चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि बराबर रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो ये वाला फॉर्मूला था इसमें नया ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो एफ की जगह एफ डैश लिख दिया, क्योंकि पहले वाला एफ है तो नए वाले फोर्स को आप एफ डैश, आप चाहे तो F1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने एफ डैश इक्वल टू Gm1m2 अपॉन डी, देखो डी की जगह d/2, क्योंकि डी हाफ हो गया, आधा कर दिया। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। तो आपने डी की जगह लिख दिया d/2। अब ये d/2 का होल स्क्वायर है तो d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये वाला स्टेप आपको मिलेगा, ये 4 क्योंकि ऊपर आ जाता है इसीलिए क्या हो जाएगा 4Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आपने इक्वेशन 1 से यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये f के इक्वल्स में है, तो ये यहाँ पर हमने Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह लिख दिया f, यानी f डैश इक्वल टू 4f। तो पहले तो फोर्स केवल f था और अब आपने इसके बीच के डिस्टेंस को क्योंकि हाफ कर दिया तो फोर्स कितना हो गया 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको लिखिए, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है आपको बता ही दिया था मैंने कि हम लोग केवल सेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6 × 10⁻24 किलोग्राम मास और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10⁻6 मीटर दे रखी है। यानी हमें ये बताया गया, ये पूछा है कि कोई भी वस्तु रखी है 1 kg की, 1 किलोग्राम की, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा जबकि आपको जो मास है पृथ्वी का यानी मास ऑफ अर्थ दे रखा है और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है और आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। तो देखो सबसे पहले जो जो आपको दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मास m इक्वल टू आपको दे रखा है 1 किलोग्राम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आपको 1 किलोग्राम। उसके बाद आपको दे रखा है पृथ्वी का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो इसको हम फिलहाल के लिए चाहे तो कैपिटल M से लिख दें और अर्थ का है तो नीचे स्मॉल वो ई लिख सकते हैं। आप चाहे तो अगर ऐसा नहीं करें तो आप चाहे डायरेक्टली इसको m भी लिख सकते हैं, आगे लिख दो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये दे रखा है अर्थ का मास। उसके बाद दे रखी है अर्थ की रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या, तो देखो त्रिज्या को क्योंकि r से लिखते हैं और अर्थ की इसलिए आप यहाँ पे e लगा दो, तो ये कितना दे रखा है आपको 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब देखो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है F, तो देखो आपको पता है F का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है Gm, वैसे तो M1 M2 होता है लेकिन यहाँ पर हमने M और कैपिटल M लिखा है, तो आप M स्मॉल वाला और कैपिटल M क्योंकि अर्थ का मास है और रेडियस इस फॉर्म में फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला वही है बस d की जगह r, क्योंकि आपको रेडियस दे रखा है डिस्टेंस की जगह और रेडियस को r से लिखते हैं और मास जो है अर्थ का वो कैपिटल M E ऐसे लिखा है अपन ने, बाकी है ये वही M1 M2 वाला। तो देखो ये है, अब आप g जानते हैं, g की क्या वैल्यू होती है,
जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, सॉरी एक सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी ये वैल्यू होती है। तो हमें देखो सब चीजें दे रखी है, बस हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। तो देखो अपन वैल्यू पुट करते हैं एफ में, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद स्मॉल एम 1 दे रखा है आपको, तो ये रख देंगे स्मॉल एम की जगह 1। उसके बाद एम ई, अर्थ की रेडियस कितनी है, सॉरी मास 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद नीचे रेडियस का स्क्वायर करना है, तो इसका यानी इसका स्क्वायर करना है, तो आप चाहे तो फिलहाल इसको डायरेक्टली 2 बार लिख दें, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी 2 टाइम्स होता है। तो 6.4 इंटू 6.4, इसको भी आपने 2 टाइम लिख दिया, और 10 की पावर है 6, तो इसको भी आपने 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, यानी हमने अभी कुछ नहीं करा, बस आपको वैल्यूज तो दे ही रखी थी, फॉर्मूला लिखा है और उसमें वैल्यू पुट करी है। अब हमारा फाइनल काम है इसको कैलकुलेट करना। तो देखो आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप याद रखें 10 की पावर अलग से सोल्व करें और बाकी की डिजिट को अलग से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा हो तो 10 की पावर को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्लस माइनस करके लास्ट में जो भी 10 की पावर बचती है उसी में हमारा आंसर आ जाता है। और अगर 10 की पावर 1 या 2 बच रही हो तो उसको मल्टीप्लाई करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि यहाँ पर जो 10 की पावर आती है वो कितनी आती है। तो देखो हमारे पास आगे क्या क्या बचा, 6.67 बचा एक, तो हमारे पास 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, जैसे मान लो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से आएगा, तो 6 1 जा 6 हो गया यहाँ पे, इंटू 10 की पावर देखो माइनस का 11 तो यहाँ पर बचा हुआ है, और प्लस का 24, आप सबको साथ ही लिख दें ताकि 10 की पावर को भी हम सॉल्व कर सके। उसके बाद देखो नीचे हमारे पास है 6.4 इंटू 6.4, ये हो गया। और 10 की पावर देखो 6 तो ये, और 6 से 12 होगी, तो यहां पर आप लिख देंगे 10 की पावर 12 होगी। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये यहां पर आप चाहे जैसे 2 की टेबल से काट दें, 2 की टेबल से कट जाएगा 3 टाइम, और ये 2 की टेबल से कट जाएगा 3.2 टाइम। अभी आगे नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अपन इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 6.67 इंटू 3, ये तो बचा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 6.4 इंटू 3.2 इंटू 10⁻, देखो 24 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 13। 24 यानी 24 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 13। और देखो 12 जो नीचे प्लस का है तो ऊपर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो ये भी हम ऊपर ले आए क्योंकि पहले 10 के पावर को सोल्व करना है। तो देखो अब आप इसे पूरा सोल्व करेंगे, ये अभी इसको मैं ऐसा एज इट इज रहने देती हूँ, इंटू 3/6.4 इंटू 3.2 इंटू देखो 10 की पावर 13 माइनस 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यानी केवल 10 बच जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके गुणा भाग कर लेना, गुणा भाग करके जो इसका आंसर आएगा वह इसका आंसर आ जाएगा लगभग 9.777, इस तरह से 4 से, इसलिए इसका वैल्यू आएगा यूनिट न्यूटन में। F इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 9.77 न्यूटन, या आप ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, एक बार और अपन इसको रिपीट करते हैं। हमें दे रखा था एक कोई भी वस्तु है जिसका मास दे रखा था, इसका द्रव्यमान दे रखा था 1 किलोग्राम, और आपको पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान दे रखा था 6 इंटू 10 की पावर 24, और आपको पृथ्वी की रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी थी कितनी 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब हमें जी की वैल्यू ऑलरेडी याद है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होती, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली 6.67 इंटू 10 की पावर 11, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो आपको ये याद रखनी, खुद को याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में भी सोल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है आपको दे रखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी जी की वैल्यू
वैल्यू नहीं दे रखी, आपको वो याद रखनी है, खुद को वैल्यू पुट करनी है। तो हमने यहाँ पर ये जी की वैल्यू रख दी। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी, 10 की पावर अलग से सोल्व कर ली, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया लगभग 9.8 न्यूटन। चलिए आप इसे लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, दूसरा है वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए, और तीसरा है दोनों वस्तुओं के बीच द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। यानी हमारे पास 3 कंडीशंस दे रखी है और तीनों कंडीशन में अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है कि ये सारी चीज करने के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो आधी कर दी गई है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दे रखी है, जब कभी मास को डबल कर दिया गया है, कभी डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, उस वाली कंडीशन में हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट वाला करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका फर्स्ट वाले का। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि F इक्वल टू क्या होता है जी एम m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो हमसे क्या कहा गया, पहला वाली बात करें कि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा कर गया, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक का मास कैसा करा है, आधा कर दिया गया। तो अपन ये मान ले चूंकि मास m1 मान लेते हैं, m1 को कर लिया मान लीजिए आधा, दोनों में से कोई से भी एक को आप आधा कर सकते हैं। तो m1 को किया है तो अब इसको m1 डैश मान ले, जैसे अपन ने पहले वहां पर भी किया था। तो ये क्या हो गया, m1 पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। देखो आपको आधा करने को बोला हुआ, तो हमने m डैश क्या लिख दिया, m1 अपॉन 2। तो देखो तब क्या होगा, देन f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m1, देखो m1 की जगह m1 अपॉन 2 लिखना है आपको, तो m1 अपॉन 2 और ये बाहर आ जाएगा m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू g, उसके बाद देखो m1 अपॉन 2 है तो 2 को अपन नीचे ले लेते हैं, तो ये 2 हमने ले लिया, इधर आगे नीचे ले लिए, तो m1 m2 और ये जो 2 है वो हमने इधर नीचे लिख दिया और नीचे बच गया डी स्क्वायर। अब देखो इस 2 को हम आगे ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 1/2, ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बच गया। अब देखो अगर हम इसको इक्वेशन 1 डाल दें, तो यहाँ इक्वेशन 1 से आप देखो g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल्स टू है, f के इक्वल्स टू। तो आप यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f डैश इक्वल टू, देखो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह तो आएगा 1/2, और ये पूरा वाला जो पद आपको दे रखा है इसकी जगह आप लिख दोगे f, क्योंकि f का फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ आपने f लिख दिया। तो अब देखो आप इससे आपको क्या पता चला कि आपने अगर एक वस्तु का जो मास है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आधा कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, आधा, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी लाइन लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलो हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखो हमने क्या करा, हमें ये दे रखा था कि दो वस्तुओं के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा यदि
एक वस्तु का मास आधा कर दिया गया। तो हमने क्या करा, एफ का फॉर्मूला आपको याद ही है, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट का मास हाफ करना था, आधा करना था, तो आप m1 को हाफ कर सकते हैं, m2 को कर सकते हैं, किसी को भी, क्योंकि अपन को पर्टिकुलर बताया नहीं भाई कौन सी वाली का लेना है, किसी भी एक वस्तु का मास हाफ करना है। तो हमने क्या करा, इसका हाफ कर दिया, तो m1 की जगह m1 अपॉन 2 लिख दिया। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, g, ये देखो g, m1 की जगह आपने लिखा m1 अपॉन 2, m2 की जगह m2 ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही क्योंकि अपन पहले वाले क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे वैल्यू आपने पुट कर दी। अब हमने इसको सोल्व किया, तो g की जगह g है इसे m1 अपॉन 2, तो ये 2 हमने यहाँ नीचे लिख दिया क्योंकि ये बटे में है तो नीचे आ जाएगा, m1 m2 और ये d स्क्वायर, तो g m1 m2 अपॉन 2 d स्क्वायर। अब ये मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो हमने 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बच गया, देखो ये जो g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बच गया। अब देखो g m1 m2 डी स्क्वायर किसके इक्वल्स टू, इक्वेशन फर्स्ट से f के इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पर f लिख दिया। तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमने मास को हाफ किया तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी हाफ हो जाएगा। चलिए आप इसे लिखें, उसके बाद इसका सेकंड वाला करेंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो कंडीशन पढ़े अपन, देखो इसमें अकेले क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है, एक बार आपको 2 गुनी करनी है डिस्टेंस और एक बार आपको 3 गुनी, यानी एक बार तो डबल और एक बार ट्रिपल करके इसको मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। देखो सेम टू सेम ही होगा क्वेश्चन का तरीका। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो होना तो सेम ही है। देखो आप जानते हैं क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन ने लिखा था f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी अथवा 3 गुनी, यानी 2 गुनी वाला अलग करेंगे और 3 गुना वाला अलग कर लेंगे, 2 अलग अलग करने पड़ेंगे आपको। तो देखो 2 गुनी करेंगे, इफ जो डिस्टेंस है डी डैश वो क्या करेगी, दुगुनी, तो डी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, तो एफ क्या हो जाएगा, देन एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी की जगह 2d स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन, देखो 2 का स्क्वायर तो जाएगा 4 और d का स्क्वायर तो d स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर 4 को बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 4 बाहर ले आते 1/4 g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 2d स्क्वायर था तो 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 को हमने आगे ले लिया और ये हमारे पास क्या बच गया, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो फिर वापस सेम चीज, ये जो पूरा पद दिख रहा है वो आपको इसके बराबर दिख रहा है, तो आप इस पूरे पद की जगह f लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f डैश इक्वल टू 1/4 और इस पूरे की जगह आप लिख देंगे f, यानी पहले के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दे जाएगा, 1/4। तो आप यहाँ ये लाइन लिख देंगे, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना रह जाएगा, 1/4 गुना रह जाएगा क्योंकि कम हो गया। ठीक है, चलिए अपन एक बार इसको रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, हमसे पूछा था कि वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पहले हमने 2 गुना वाला यानी फर्स्ट वाला सोल्व किया इन दोनों में से, तो हमने क्योंकि f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस को डबल कर रखा है तो d की जगह 2d लिख दिया। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी,
एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन 2d²। अब 2d² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d²। तो ये 4 हमने आगे ले लिया और इस पूरे की जगह आपने लिख दिया f। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया 1/4 टाइम ही रह जाएगा, यानी 1/4 गुना रह जाएगा। आप इसे करें, अभी इसी में अपन को एक बार 3 गुना भी करना है क्योंकि, तो आप इसे लिखें। चलिए देखो करते हैं, अब हम इसको डायरेक्टली मैं इसी में वैल्यू पुट कर देती हूँ। अब हम 2 गुने की जगह 3 गुना करेंगे, तो यहाँ आप लिख देंगे 2 की जगह 3। तो सब जगह सेम टू सेम वही हो जाएगा, ये 2 की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे 3। तो देखो 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। तो बस ये 4 की जगह सब जगह 9 आ जाएगा, बस सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। बस आपने 2 की जगह 3 लिख दिया, तो आंसर में भी जहाँ 1/4 गुना आ रहा था वहां 1/9 गुना रहेगा। यानी देखो इसमें सेकंड कंडीशन देखो, आप दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया गया, यानी डी को क्या किया गया है 3 गुना। तो आपने देखो ये डी की जगह लिख दिया 3d, तो ये 3d की वैल्यू पुट करी, देखो जी m1 m2 अपॉन डी की जगह 3d, क्योंकि 3 गुना होगी डिस्टेंस 3 टाइम्स, तो ये लिख दिया। अब देखो 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d², क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9 और d का स्क्वायर d², तो ये 3d का स्क्वायर हो जाएगा 9d²। अब क्योंकि अपॉन में है बटे में है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया 1/9, और पीछे बच गया g m1 m2 अपॉन d²। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको g m1 m2 d² किसके बराबर है f के बराबर, तो यहाँ f लिख दिया। तो अपन को इससे पता चल गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पहले के कंपेरिजन में कितना रह गया 1/9 टाइम्स रह गया। चलो इसे लिखिए, तो इसका थर्ड वाला करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए देखो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला। अब देखो अपन को पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए, मतलब दोनों ही वस्तुओं के मास को डबल कर रखा है। तो सबसे पहले वही सेम चीज हम लिखेंगे कि F इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 अपॉन d²। अब आपको दे रखा है इफ, देखो दोनों को डबल, यानी m1 भी डबल करना है एंड m2 भी डबल करना है, एंड m2 भी डबल करना है, डैश लगा दे। तो देखो दोनों को 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2m1 और ये हो जाएगा 2m2, यानी पहले m1 m2 था, अब ये डबल कर दिया तो 2m1 2m2 हो गया। तो देखो तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, देखो तब F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 की जगह 2m1, m1 है उसकी जगह 2m1 और m2 की जगह 2m2, क्योंकि दोनों के बीच दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर रखा है डबल कर रखा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर रखा है। और नीचे जो d है वो तो चेंज हो ही नहीं रही, तो ये d² हो जाएगा। अब देखो आप इस सोल्व करोगे, आगे इधर कर लेते हैं। F डैश इक्वल टू, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आपने 4 को आगे ले लिया g m1 m2 अपॉन d²। यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करा 4, तो 4 हमने आगे ले लिया जी m1 m2 अपॉन d² यहाँ बच गया। तो आप देखो इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f डैश इक्वल टू 4f, यानी ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो आप यहाँ लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। यानी आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आप इसे पूरी लाइन ऐड करके लिख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं, अब एक बार देखें। आपको ये कहा था कि दोनों वस्तुओं का ही मास जो द्रव्यमान है वो डबल कर दिया गया। तो आपको पता ही है कि F इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 अपॉन d²। तो यहाँ पर देखो जो m1 था उसको हमने नया आ गया इसलिए m1 डैश मान लिया, तो m1 डैश भी पहले से डबल हो गया और m2 डैश भी पहले से डबल हो गया। तो इस कंडीशन में f डैश क्या हो जाएगा जी m1 की जगह 2m1 m2 की जगह 2m2 अपॉन d²।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को हमने आगे ले लिया तो क्या बच गया जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो एफ डैश इक्वल हो जाएगा 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ये पूरा का पूरा एफ के इक्वल है तो हमने इक्वेशन से यहाँ से ये इसको पूरे वाले पद को एफ लिख दिया तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम। चलिए आप इसको लिखें, उसके बाद हम लोग अब जो बाकी के इक्वेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे या तो डायरेक्टली मैसेज में पूछ लें या फिर आप उसको पर्सनली मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। एग्जाम्स आपके आ रहे हैं रेगुलर अभी कुछ दिनों में, जैसे पीरियोडिक टेस्ट भी आ रहे हैं बच्चों के स्कूल में, उसके बाद एनुअल एग्जाम भी आ जाएंगे तो आप तैयारी में लगे रहें। अच्छी हेल्दी डाइट लें, हेल्दी खाना लें और ध्यान रखें, अपना पढ़ाई में मन लगाते रहें।